हमारा सौर मंडल या सोलर सिस्टम ब्रह्मांडीय पैमाने पर एक छोटा सा प्लैनेटरी सिस्टम है। ये इतना विशाल होते हुए भी इस ब्रह्मांड के अस्तित्व के सामने इतना छोटा है कि यदि कल को अगर ये ब्रह्मांड में ना भी रहे तो इसकी अनुपस्थिति का ब्रह्मांड में किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतना छोटा होते हुए भी यही हमारी सारी दुनिया है, जिसमें एक केंद्रीय तारे, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले विभिन्न खगोलीय पिंड शामिल हैं। यह ब्रह्मांड का एक अनोखा और विस्मयकारी कोना है जिसने सदियों से खगोलविदों, वैज्ञानिकों और स्टार गेजर्स को आकर्षित किया है। जैसा कि हम जानते हैं, इसके केंद्र में सूर्य स्थित है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बनी अत्यधिक गर्म गैस का एक धधकता हुआ गोला है। यह न केवल हमारे प्लैनेटरी सिस्टम के लिए प्रकाश और गर्मी का प्रमुख स्रोत है, बल्कि एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल भी लगाता है जो अन्य सभी वस्तुओं को कक्षा में रखता है। सौर मंडल का आंतरिक क्षेत्र, इनर रीजन, जिसे इनर या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के रूप में भी जाना जाता है, 4 चट्टानी ग्रहों द्वारा बसा हुआ है। बुध यानी मर्क्यूरी, जो कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, एक बंजर दुनिया है जहां इसके गर्म दिनों और ठंडी रातों के बीच तापमान में अत्यधिक अंतर होता है। शुक्र यानी वीनस अक्सर पृथ्वी का सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है। शुक्र का एक घना जहरीला वातावरण है जो गर्मी को फंसाता है, जिससे यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। पृथ्वी, हमारा ग्रह, जीवन का समर्थन करने वाला एकमात्र ज्ञात ग्रह है। यह महासागरों, महाद्वीपों और विभिन्न प्रकार के जीवन रूपों सहित इकोसिस्टम की एक डाइवर्स रेंज के लिए जाना जाता है। मंगल यानी मार्स अक्सर रेड प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। मंगल ने अतीत या वर्तमान माइक्रोबियल लाइफ की अपनी क्षमता के कारण वैज्ञानिकों को आकर्षित किया है। इसमें पतला वातावरण और घाटियों और ज्वालामुखी जैसी सतह या सरफेस की विशेषताएं हैं। इन टेरेस्ट्रियल ग्रहों के बाद आती है एस्टेरॉयड बेल्ट। मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट एक ऐसा क्षेत्र है जो कई चट्टानी और मेटालिक वस्तुओं से भरा हुआ है। प्रारंभिक सौर मंडल के निर्माण के ये अवशेष छोटे कंकड़ से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक के आकार में हैं। इस एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद आते हैं गैस प्लैनेट्स जैसे बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि यानी सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इन ग्रहों को सौर मंडल में बाहरी ग्रह, आउटर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह और एक विशाल गैस का गोला है जिसमें प्रमुख रिंग्स और कई चंद्रमा हैं। यह इनर प्लैनेट्स जैसे धरती, मंगल को संभावित खतरनाक अंतरिक्ष मलबे, स्पेस डेब्री से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये अपने गुरुत्वाकर्षण से अंतरिक्ष मलबे को अपनी तरफ खींच लेता है और इन्हें धरती और दूसरे इनर प्लैनेट्स पर जाने से रोक देता है। शनि अपने बर्फीले रिंग्स की आश्चर्यजनक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जो अनगिनत पार्टिकल्स से बनी है। यह चंद्रमाओं की विविध कलेक्शन का भी घर है। आज की जानकारी के अनुसार शनि के लगभग 145 चंद्रमा हैं। इसके बाद बात करते हैं यूरेनस की। यूरेनस एक बर्फ का विशालकाय ग्रह है जो मुख्य रूप से पानी, अमोनिया और मीथेन से बना है। इसका एक्सियल टिल्ट सौर मंडल में बहुत अनोखा है, जिसके कारण यह अपनी तरफ लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। ग्रहों की सूची में अंतिम ग्रह है नेपट्यून। सबसे बाहरी ग्रह नेपट्यून एक और बर्फीला विशालकाय ग्रह है जो अपने गहरे नीले रंग और तेज हवाओं के लिए जाना जाता है। इसमें चंद्रमाओं का एक आकर्षक समूह और एक फीका खंडित रिंग सिस्टम है। 8 ग्रहों के बाद आते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स। नेपट्यून से परे सौर मंडल के सुदूर इलाकों में खगोलीय पिंडों का एक समूह रहता है जिसे ड्वार्फ प्लैनेट्स के रूप में जाना जाता है। प्लूटो, एरिस, हौमिया, मेकमेक और सीरिस इस श्रेणी के उल्लेखनीय सदस्यों में से हैं। इन सब ग्रहों के परे भी सौर मंडल फैला हुआ है। दूर किपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड में कॉमेट्स और किपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स जैसे बर्फीले पिंड हैं। ये प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष हैं और कभी-कभी सूर्य के करीब जाते हैं, जिससे आकाश में शानदार खगोलीय प्रदर्शन होता है। ऊर्ट क्लाउड एक तरह से सौर मंडल की अंतिम सीमा है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये 1 प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है।
लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह सोलर सिस्टम बना कैसे? इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हमारे सौर मंडल का निर्माण एक आकर्षक और जटिल प्रक्रिया है जो अरबों वर्षों में हुई। इसके निर्माण के लिए जो सबसे ज्यादा पॉपुलर थ्योरी है वे है नेबुलर हाइपोथेसिस। इसके मुताबिक लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले गैस और धूल का एक विशाल फैला हुआ बादल, जिसे सोलर नेबुला के रूप में जाना जाता था, अंतरिक्ष में मौजूद था, जो कि कोलैप्स होने या कहो कि सिकुड़ने लगा। इसके कोलैप्स के ट्रिगर का कारण पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, लेकिन यह माना जाता है कि यह पास के सुपरनोवा विस्फोट या किसी पास से गुजरते तारे से आने वाली शॉक वेव की वजह से ट्रिगर हुआ होगा। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल ने इस नेबुला को अंदर की ओर खींचना शुरू कर दिया। जैसे ही सोलर नेबुला गुरुत्वाकर्षण के कारण कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, यह घूमने लगा और एक घूमती हुई डिस्क में फ्लैटन हो गया। इस डिस्क के केंद्र में मटेरियल इकट्ठा होने लगा और ये बहुत ही घना यानी डेंस होता चला गया, जिससे एक प्रोटोस्टार बन गया। बढ़ते हुए तापमान और प्रेशर ने इस प्रोटोस्टार के कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन चालू कर दिया, जिससे हमारे सूर्य का जन्म हुआ। इस युवा सूर्य को घेरते हुए डिस्क में शेष सामग्री एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में फ्लैटन हो गई। इस डिस्क में गैस, धूल और छोटे सॉलिड पार्टिकल्स थे। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के भीतर ये छोटे सॉलिड पार्टिकल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और वैन डेर वाल्स फोर्सेस जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से टकराने और एक साथ चिपकने लगे। ये कण बड़े बड़े गुच्छों में बदल गए, जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है। समय के साथ कुछ प्लैनेटेसिमल्स किलोमीटर या उससे अधिक के आकार तक पहुंच गए। प्लैनेटेसिमल्स का आपस में टकराना और मर्ज होना जारी रहा, जिससे और भी बड़ी वस्तुएं बनी, जिन्हें प्रोटोप्लैनेट्स के रूप में जाना जाता है। ये प्रोटोप्लैनेट्स भविष्य के ग्रहों के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। गुरुत्वाकर्षण ने अक्रीशन प्रक्रिया, जो किसी चीज की एक साथ वृद्धि होने को कहते हैं, में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि ये प्रोटोप्लैनेट्स अधिक से अधिक मटेरियल्स को अपनी ओर आकर्षित करते थे। सौर मंडल के आंतरिक क्षेत्र यानी इनर रीजन में, जहां तापमान अधिक था, चट्टानी और मेटालिक मटेरियल ज्यादा मात्रा में था। इससे स्थलीय ग्रहों यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का निर्माण हुआ, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। गैस दिग्गजों की तुलना में इन ग्रहों की सतह ठोस है और इनका आकार अपेक्षाकृत छोटा है। सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र यानी आउटर रीजन में, जहां यह अधिक ठंडा था, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें अधिक प्रचुर मात्रा में थीं। इससे बृहस्पति और शनि जैसे गैस दिग्गजों का निर्माण हुआ। ये ग्रह अधिकतर गैस से बने हैं और इनका वायुमंडल विशाल है। जैसे जैसे ग्रह बने और बड़े हुए, उन्होंने अपनी कक्षाओं से छोटे छोटे मलबे साफ कर दिए। इस प्रक्रिया ने ग्रहों के बीच स्पेस पैदा की और उनकी कक्षाओं को स्थिर करने में मदद की। पृथ्वी के चंद्रमा सहित बाकी ग्रहों के चारों ओर चंद्रमा बने। ये विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से बने थे, जिसमें गुजरने वाली वस्तुओं का गुरुत्वाकर्षण द्वारा कब्जा करना और प्रोटोप्लैनेट्स के साथ विशाल टकराव शामिल है। ये प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही और सौर मंडल अपनी वर्तमान अवस्था तक पहुंच गया, जिसमें सूर्य केंद्र में था, ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में थे और एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स जैसी छोटी वस्तुएं अन्य क्षेत्रों पर कब्जा कर रही थीं। यद्यपि प्राथमिक निर्माण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, फिर भी सौर मंडल का विकास जारी है। वस्तुओं के बीच टकराव, ग्रहों की कक्षाओं में परिवर्तन और सूर्य की उम्र बढ़ना, ये सभी हमारे सौर मंडल की चल रही गतिशीलता में योगदान करते हैं। माना जाता है कि हमारे सौर मंडल का कुल जीवन लगभग 10 अरब साल है, जिसमें से 4.5 अरब साल बीत चुके हैं। इस हिसाब से सौर मंडल लगभग 5.5 अरब साल के लिए और रहेगा और धीरे धीरे सूर्य अपना सारा ईंधन उपयोग कर लेगा और रेड जायंट में कन्वर्ट होकर इनर प्लैनेट्स को निकल जाएगा। अंततः यह अपनी बाहरी परतों को त्याग देगा और एक घना पृथ्वी के आकार का अवशेष बन जाएगा, जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहा जाता है। चलिए, इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल द रैशनल इंडियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
धन्यवाद।